Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में नागा के साथ साइन हुआ था 3 अगस्त 2015 को। और अब उस एग्रीमेंट को कुछ पार्टीज ने पब्लिक कर दिया है और अब ऐसे लगता है कि वो एग्रीमेंट फेल हो जाएगा और दोबारा से इंसर्जेंसी जो है वो नागालैंड में लौटेगी। हम नागालैंड पे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें जो वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और इंसर्जेंट टैक्स लगाते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये कि किस मुद्दे पर ये एग्रीमेंट जो है अब फेल होता नजर आ रहा है। मुद्दा है कि क्या नागालैंड को एक अलग संविधान और एक अलग फ्लैग दिया जा सकता है। आपको मालूम है कि अभी 2 साल पहले कर्नाटका असेंबली इलेक्शन से पहले कर्नाटका की सरकार ने भी एक स्टेट फ्लैग बनाया था, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं क्योंकि ये लीगल अवेयरनेस सीरीज है इसलिए आपको हमेशा एक कंपैरेटिव लीगल पिक्चर देता रहता हूं। पहले तो ये समझ लें कि हम एक फेडरल स्टेट हैं, एक संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे देश में, सेंटर और स्टेट में डिविजन्स का पावर। विश्व में और बहुत सी फेडरल स्टेट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स उसकी बेस्ट एग्जाम्पल ट्रीट की जाती है, जो कि मैं समझता हूं कि उसको दी एग्जाम्पल नहीं समझना चाहिए और हर स्टेट अपने फेडरलिज्म की एक नई व्याख्या दे सकती है। तो अगर आप यूएसए को ही मॉडल की तरह देखें और वो एक मॉडल है फेडरल स्टेट का और हमने वहां से एडॉप्ट किया है बहुत कुछ, तो आप ये देखेंगे कि वहां जो स्टेट्स हैं उनके अपने अलग संविधान हैं। तो क्या यूएसए एक वीक कंट्री है या दुनिया का सबसे मजबूत कंट्री है? पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं, स्टेट के अलग संविधान होने से राष्ट्र कमजोर नहीं होता है। आप दें ना दें ये तो फिर पॉलिटिकल मास्टर्स जानेंगे, वो तय करेंगे। उन्होंने कश्मीर में एक पोजीशन ली, फेडरलिज्म को नहीं माना और जो हमने उनको प्रॉमिस की थी ऑटोनॉमी, वो ऑटोनॉमी हमने 70 सालों में नहीं दी और फिर बाद में पिछले साल 370 को डाइल्यूट कर दिया। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र है उसमें हर स्टेट के अलग अलग संविधान हैं और आपको ताज्जुब होगा कि उसके इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं। कैलिफोर्निया का कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, अगर वहां आपको बजट पास करना है या कोई नया टैक्स लगाना है तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। आपको मालूम है हमारे यहां भी जो बजट पास होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। जब बजट पेश होता है तो पूरा हाउस फुल होता है, सारे टीवी चैनल्स पे आ रहा होता है, लेकिन जब वो जाके मई में पास हो रहा होता है तो मुश्किल से कोरम होता है और हमारे सारे बजट जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुए हैं। और ये जो टैक्सेस के बारे में कैलिफोर्निया का प्रोविजन है, ये 12 और उनके यहां जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं स्टेट्स में उनमें भी है। फिर आप ये देख लीजिए कि इन कॉन्स्टिट्यूशंस की, जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इनके बारे में लोगों की जानकारी, अवेयरनेस कितनी है। तो 1988 में एक सर्वे हुआ, उस पर पूरी एक किताब लिख दी है रॉबर्ट विलियम्स ने, लॉ ऑफ अमेरिकन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की, और उन्होंने पाया कि 52% रेस्पोंडेंट्स को पता ही नहीं है कि उनकी स्टेट का कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत से लॉयर्स भी उसके बारे में अवेयर नहीं है। मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाने से कोई आसमान नहीं टूट जाता है, लेकिन यह कि हम एक नरेटिव पे चलते हैं, वन नेशन, वन लॉ, वन रिलीजन, हर चीज वन, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में यह आता है कि वन अगर कोई चीज नहीं है तो वो बहुत बुरी है। और ये उस देश में आ रहा है जहां हम वन गॉड में यकीन नहीं करते बल्कि 33 करोड़ गॉड्स में यकीन करते हैं। इतना ज्यादा प्लूरलिज्म है हमारे रिलीजन में। फिर आप देख लीजिए कि ये जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं
इनमें से कम 2 स्टेट के यूएसए में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके पहले से चल रहे हैं और उसमें बहुत से अमेंडमेंट हो गए लेकिन वो आज भी चल रहे हैं। मैसाचुसेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन है 1780 का जो जॉन एडम्स ने ड्राफ्ट किया था। न्यू हैम्पशायर में कॉन्स्टिट्यूशन है 1784 का, और इनमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। जॉर्जिया ने अपना 10वां कॉन्स्टिट्यूशन 1983 में अडॉप्ट किया। वर्जीनिया स्टेट ने अपना 6th कॉन्स्टिट्यूशन 1971 में अडॉप्ट किया। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है। फिर ऐसे ही फ्लैग को लेकर झगड़ा है, कश्मीर को लेके भी ये हंगामा होता रहा, कर्नाटका का मैंने आपको बता दिया हंगामा होता रहा। अब ये लगता है कि ये टॉक्स नागा फ्लैग पे टूटने वाली हैं। अमेरिका की हर स्टेट का अलग फ्लैग है, ऑस्ट्रेलिया में भी अलग फ्लैग्स हैं स्टेट्स के। मैं कनाडा इंडिया जो इंस्टीट्यूट है उसका प्रेसिडेंट रहा हूं। 145 यूनिवर्सिटीज उसकी दोनों कंट्रीज में मेंबर्स हैं। हम जिस कैनेडियन स्टेट्स में जाते थे वहां पे हम देखते थे कि एक स्टेट का भी कोई फ्लैग है, एक कनाडा का फ्लैग है। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले में हमारी जो इग्नोरेंस है वो प्रॉब्लम है। अब आइए जरा सा बात कर लेते हैं कि ये जो नागालैंड का पूरा झगड़ा है इसमें क्या मुद्दे रहे हैं और किस वजह से ये टॉक्स फेल होने की तरफ जाती नजर आ रही हैं। 1929 में जब साइमन कमीशन आया, उस जमाने में भी नागाज ने जाके ये कह दिया कि हमको आज तक किसी ने कॉन्कर नहीं किया, अंग्रेजों ने कॉन्कर किया। जब अंग्रेज यहां से जाएं तो हमें आजाद छोड़ के जाएं। और उसका नतीजा यह हुआ कि 1947 में 14 अगस्त को उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जो उनके नागा एक्टिविस्ट लीडर थे एजेट फिजू, जिन्होंने नागा नेशनल काउंसिल बनाई थी, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया। 1951 में उन्होंने एक रेफरेंडम करा लिया और उसमें नागालैंड को सॉवरेन नागा स्टेट बता दिया। अब 1935 का जो एक्ट था, इस नागा अपोजिशन की वजह से वो नागालैंड पे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कह दिया कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, हम उससे भी बाउंड नहीं हैं। फिर 52 में उन्होंने जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसका बाइकॉट किया। फिर 1952 में 2 अंडरग्राउंड ग्रुप्स बन गए, नागालैंड फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी NFA। फिर 1958 में आर्मी को पावर्स दी गई, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बन गया। फिर 1960 में नेहरू के इन्वॉल्वमेंट से 16 पॉइंट एग्रीमेंट हो गया। जो नई स्टेट बनी उसको भी देखिए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत नहीं बल्कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत बनाई गई। फिर ये हुआ कि साहब जो उनकी डिमांड थी वो फिर उस पर चले गए कि हमें ग्रेटर नागालिम चाहिए, जिसमें एरियाज ऑफ असम होंगे, मणिपुर होंगे, अरुणाचल होंगे, म्यांमार होंगे। आप ये देखिए कि 1965 से 2015 तक 5 बार उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है ग्रेटर नागालिम का। जो उनका एग्जिस्टिंग एरिया है आज नागालैंड स्टेट का, वो 16,527 स्क्वायर किलोमीटर है। जो वो डिमांड उनकी है या एस्पिरेशन है वो 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर की डिमांड है। 1975 में शिलोंग एकॉर्ड हो गया और उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इनका फीजो का, लेकिन यहां एक्सेप्ट कर लिया गया कि साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानेंगे विदाउट एनी कंडीशन। और 1980 में जाके ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN बन जाएगी, जो अब तक इंसर्जेंसी वहां पे चलाती रही और इसाक मूविया के नाम से इसको कहा जाता है। फिर जो हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसमें पहल की। 1995 में नरसिम्हा राव जो थे वो NSCN IM के लीडर से पेरिस में मिले। 1997 में देव गौड़ा उनसे ज्यूरिक में मिले। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी खुद नागालैंड गए और उनकी यूनिक हिस्ट्री की बात की।
अब फिर प्रधानमंत्री जी ने अपनी विजनरी लीडरशिप दिखाते हुए 3 अगस्त 2015 को ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करवा दिया। लेकिन अब 5 साल हो गए हैं। पिछले साल ये कहा एन रवि ने कि साहब अक्टूबर तक ये एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए, वो साइन नहीं हुआ, वो चली गई बात। अब ये बात लगातार जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एग्रीमेंट साइन हुआ तो उन्होंने कहा एंड ऑफ प्रॉब्लम है, बिगिनिंग ऑफ न्यू फ्यूचर है। और ये जो आज का एग्रीमेंट है, इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कैन अचीव व्हेन वी डील विद ईच अदर इन अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। और जो NCCN की तरफ से स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट ये आया कि साहब ये जो NCN है ये स्टैंड्स फॉर फेथ इन गॉड एंड द साल्वेशन ऑफ मैनकाइंड इन जीसस द क्राइस्ट अलोन एंड डिक्लेयर्ड नागालैंड इज फॉर क्राइस्ट। और इन्होंने भी ये बात कही कि हम जो पुराने आइडियाज थे जिसमें वो इंडिपेंडेंस मांगते थे बिल्कुल, और कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड था हमारे अगेंस्ट, उन्होंने कहा अब को एग्जिस्टेंस और शेयर्ड सॉवरेंटी की जो है हम बात करेंगे। अब इसमें जो इनके लीडर रहे हैं टी मुवैया, वो कहते रहे हैं कि इंडियंस एंड नागाज आर पोल्स अपार्ट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, रेस, आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड फेथ। और नागाज जो है वो इंडिया से मर्ज नहीं करेंगे, और नागा लोग जो हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया को किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना हमने पहले किया है ना हम बाद में करेंगे। लेकिन ये 2015 में थोड़ा डाइल्यूशन इन्होंने अपनी पोजीशन में किया था। जो फिजो इनके लीडर थे वो भी ये कहते थे कि हम बिल्कुल अलग हैं। उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूं। ट्रूली वी आर अ पिक्यूलियर पीपल, वी आर ऑल इक्वल्स, men and women have an equal status, we have no caste divisions, no higher elite or low class of people, we believe in the form of democratic government which permits the rule not of the majority but of the people as a whole, we have no beggars, and wonder of wonders, we have no jails, we do not arrest or imprison anybody, we talk freely, live freely and fight freely too, we have no inhibitions of any kind, wild yes but free, there is order in this chaos, law in this freedom। ये वो स्टेटमेंट देते थे जिससे वो ये कहते थे कि साहब हम अलग हैं। मैं अपनी बात आज की इस बात पे खत्म करना चाहता हूं कि जिस स्पिरिट में प्रधानमंत्री जी ने ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कराया था, गवर्नर को उस स्पिरिट को छोड़ना नहीं चाहिए। जो ये गवर्नर साहब हैं ये IB में भी रहे हैं, अब इनके ये इंटरलोक्यूटर थे, अब इन पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिसलीड किया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को मिसलीड किया, और जो 2015 का एग्रीमेंट था उससे ये अब भटक रहे हैं, उसमें डेविएशन कर रहे हैं। किस मुद्दे पे? कॉन्स्टिट्यूशन पे और फ्लैग पे, और जो एक बात शेयर्ड सॉवरेंटी की हुई थी उस चीज से ये अब हट रहे हैं। अब ये जो अब बात कही जा रही है, और वो कुछ नागा ग्रुप से टच में है गवर्नर साहब, उसमें ये बात कही जा रही है कि साहब एक सेटलमेंट होगा विद इन इंडियन फेडरेशन with due regard to Naga history and special arrangements with respect to Nagas। जो वो लोग चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि साहब पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो और शेयर्ड सॉवरेंटी की बात हो, और इस मुद्दे को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि ये मसला जो इतने दशकों से चल रहा है वो मसला हल हो। और हमेशा जैसे मैंने कहा है कि फेडरलिज्म से देश मजबूत होता है। जो विश्व का सबसे मजबूत देश है वो अमेरिका है, और हमें अमेरिका से सीख लेनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें,
और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बच्चे बैठ रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि नागालैंड के इस सब्जेक्ट पे बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।